हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का और एक धाकड़ वाला वीडियो आ गया है। और ये हमारा फर्स्ट बुक का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट बुक का फर्स्ट वीडियो दे दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर चले जाइए और हर एक वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों का धाकड़ वाला नंबर आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। ध्यान से सुनिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलो बच्चा पाठ स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी आपको अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुनना है, बल्कि केवल और केवल मेरा वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और जितना भी वीडियो आ रहा है, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहां पर चले जाइए और हर एक वीडियो को आप लोग देखिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आपका चैप्टर है मानव विकास। मतलब मानव विकास चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि मानव विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी यहाँ पर हमें मानव विकास के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर मानव विकास को परिभाषित करें। तो बस आपको यही लिखना है। देखो, ये जो हमारा मानव विकास है ना, इसका जो कंसेप्ट है, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने दिया है, जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। देखो, मैंने लिखा है कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, यानी कि ये पाकिस्तान के है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। देखो, मानव विकास को लेकर डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या डेफिनेशन दिया है, क्या परिभाषा दिया है। आप एक चीज गौर करना, कोई जैसे विद्वान होता है, उन्होंने अगर कोई डेफिनेशन दे दिया है, कोई परिभाषा दे दिया है, तो जैसा परिभाषा उन्होंने दिया है बिल्कुल आपको वैसे ही रटना है, वैसे ही आपको लिखना है। उसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई ये विद्वान है और उन्होंने डेफिनेशन दिया है, तो उस डेफिनेशन को बिल्कुल उन्हीं के तरीके से आपको लिखना है जैसे उन्होंने दिया है। इस बात का आप एकदम ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, मैं चाहता था इसको तो एकदम सरल भाषा में लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अर्थशास्त्री ने ये डेफिनेशन दिया है, तो जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना है। तो देखो, मानव विकास आखिर में होता क्या है, जैसे पढ़ो क्या है, मानव है और विकास है, यानी मानव का विकास होगा, मानव का विकास होगा। तो मानव का विकास होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, एक्चुअली में इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, मतलब हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, और हम लोग जिस प्रकार से अभी जीवन को जी रहे हैं, जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें जो सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त है, हमें जो सुविधाएं जो प्राप्त है, ठीक है, तो इस दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इस दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर हमें अभी जिस प्रकार से सुविधा मिला है, इसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे, मतलब हमें और सुविधा मिलना चाहिए। हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं, इसको और विस्तृत करेंगे, इसको और डेवलप करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा ना डेवलप करने का, विस्तृत करने का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव विकास मानव की आकांक्षाओं, यानी कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मतलब यहां पर होता क्या है, बात को समझो अच्छे से। मतलब ये जो मानव विकास है, इसमें हमारी जो आकांक्षाएं हैं और जीवन यापन की जो सुविधाएं हैं, इसका जो स्तर है, इसका जो लेवल है, इसको विस्तृत करने का, डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा मानव विकास का डेफिनेशन, मानव विकास का थोड़ा सा कंसेप्ट। आगे आते हैं, आगे और हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं, 4 इसके स्तंभ होते हैं। पहला होता है आपका समता, दूसरा होता है सतत पोषणीयता, तीसरा होता है उत्पादकता, चौथा होता है सशक्तिकरण। तो ये 4 स्तंभ होते हैं। इसको अपने खोपड़िया में घुसा लो, खोपड़िया में घुसा लो। आगे आ जाओ, आगे देखो, मानव विकास के 4 उपागम। मानव विकास के कितने उपागम होते हैं, 4 उपागम होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये उपागम क्या होता है। जैसे देखो, जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, कोई एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब कई बच्चे क्या करेंगे, कोई अलग मेथड से बनाएंगे, तो कोई बच्चे दूसरे मेथड से बनाएंगे, कोई बच्चे और अलग मेथड से बनाएंगे।
बात समझ में आ रहा है? मतलब एक क्वेश्चन को बनाने का कई मेथड हो सकता है, कई तरीका हो सकता है, एक्चुअल में बोले तो कई अप्रोच हो सकता है। हम लोग किसी भी अप्रोच लगाकर, कोई सा भी मेथड लगाकर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर उपागम मतलब क्या हुआ, ये जो मानव विकास है, मानव विकास को जानने के लिए कि मानव विकास किस हद तक हुआ है, इसका लेवल क्या है, इसका स्तर क्या है, तो इस चीज को जानने के लिए 4 अप्रोच है। क्या है? 4 अप्रोच है, 4 उपागम है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला आय उपागम, यानी कि इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच भाई, इनकम से आता है कमाई का बात। यहाँ पर बोला क्या जाता है कि आपका जो इनकम है, आपका जो आय है, आपका जो इनकम है, आपका जो कमाई है, आपका कमाई, आपका आय जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, तो मानव विकास का जो स्तर होगा ना, मानव विकास का जो स्तर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि उतना ही उच्च होगा। बात को समझो। आपका कमाई, आपका इनकम ज्यादा जितना होगा, भाई जाहिर सी बात है ना, अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो लेवल है, आपका जो रहन सहन है, सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप बाइक में घूम रहे हो तो ज्यादा पैसा कमाओगे तो आप 4 चक्के में घूमोगे। अभी आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, ज्यादा पैसा होगा तो आप आईफोन यूज करोगे। तो वही बात होता है ना भाई कि आपका पूरा पूरी रहन सहन चेंज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बोला जाता है कि जो आय उपागम होता है, आय उपागम होता है, इसमें इनकम के आधार पर, आय के आधार पर देखा जाता है मानव विकास को। कि अगर आपका आय ज्यादा है तो आपका मानव विकास का जो स्तर है ये भी क्या है, उच्च है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे पुराना उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संबंध में देखा जाता है, इनकम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसमें इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास स्तर भी क्या होगा, उच्च होगा, यानी कि जो मानव विकास स्तर है वो भी क्या होगा, उच्च होगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इसके बाद दूसरा हमारा आता है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, अब ये कल्याण उपागम में क्या होगा, देखो ध्यान से। ये कल्याण उपागम में जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मतलब ऐसे योजना को लाएंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे क्या हो, कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। मतलब ये कल्याणकारी योजना लेकर आएंगे, कल्याणकारी काम करेंगे, और ये कल्याणकारी काम करके लोगों का जो स्तर है, विकास का जो स्तर है, इसको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, उसको ऊंचा करेंगे। देखो वही लिखा हुआ है कि यह उपागम सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने पर बल देता है। कितना सिंपल है, आप इसको अपने से भी लिख सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आगे आ जाओ। आगे हमारा तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखो हमारा जो जीवन का जो आधार है, जीवन का जो हमारा आधार है, जिसके बिना हमारा जीवन कोई काम का नहीं है, तो उस चीज को डेवलप करने के लिए हमारा यहाँ पर आया है आधारभूत आवश्यकता उपागम। और ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, इसका जो खोज है, या फिर आप बोलो इसका जो प्रतिपादन है, किसके द्वारा किया गया है, तो ILO के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया गया है। देखो लिखा गया है कि मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया। इसके अंतर्गत मानव की 6 आधारभूत आवश्यकता, देखो मनुष्य की कितनी आधारभूत आवश्यकता है, तो 6 तो है। क्या क्या है, तो एक आपका स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है, एक भोजन है, एक जलापूर्ति है, एक स्वच्छता है, एक आवास है। तो ये 6 क्या है, ये 6 क्या है, हमारी आधारभूत आवश्यकता। इसके बिना मनुष्य का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब यहाँ पर जिंदगी चलेगा ही नहीं इसके बिना। ठीक है, तो ये सबका पहचान किया गया है। तो ये होता है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम के द्वारा। क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे देखो। आगे हमारा है क्षमता उपागम, इसको बोलेंगे कैपेबिलिटी अप्रोच। और इसका जो खोज है, इसका जो प्रतिपादन है, भारत के ही एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया है। देखो लिखा है कि मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उनका मानना है, ये क्या बोलते हैं कि मानवीय क्षमताओं का निर्माण कर, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है, इसका निर्माण कर उनके संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है, तथा यही मानव विकास की कुंजी है। पहले हमारी क्षमता को इंक्रीज करके हमारे तक संसाधन को पहुंचाएंगे, जिससे मानव विकास होगा। तो बोल रहे हैं क्या है, मानव विकास की कुंजी है। तो ये हो गया हमारा क्षमता उपागम। आगे चले, आगे देखो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास सूचांक। चलो भाई एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट बोल रहा है ये जो मानव विकास सूचांक है, इसका जो खोज है या फिर इसका जो प्रतिपादन है 1990 में हुआ है। कब हुआ है? 1990 में।
और इसका जो खोज है दो अर्थशास्त्री ने मिलकर किया है, एक हमारे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो अभी मैंने आपको पढ़ाया डॉक्टर महबूब उल हक। ये दोनों मिलकर मानव विकास सूचांक का प्रतिपादन किए हैं। बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये जो मानव विकास सूचांक है ना, मानव विकास सूचांक है, तो मानव विकास सूचांक से पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है। क्या जारी होता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करते हैं, 193 देशों में से 188 देशों का मानव विकास रिपोर्ट पेश करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, मतलब यूएनओ जो है हमारा, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये 193 देशों में से 188 देशों का क्या करते हैं, ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है, ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है, इसी से मानव विकास सूचांक ज्ञात किया जाता है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है, इसी से क्या होता है, मानव विकास सूचांक रेडी किया जाता है। देखो क्या होता है, देखो ये जो रिपोर्ट आता है ना, इसी रिपोर्ट से क्या होता है, इससे मानव विकास सूचांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI ज्ञात किया जाता है। बात क्लियर? मतलब यूएनओ क्या करते हैं, 193 देशों में से 188 देशों का जो मानव विकास रिपोर्ट पेश करते हैं, उसी से मानव विकास सूचांक बनाया जाता है। आगे आ जाओ, आगे देखो जो मानव विकास सूचांक बनता है किस संदर्भ में देखा जाता है कि किस देश का किस प्रकार से मानव विकास सूचांक होगा, तो ये देखा जाता है स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, साक्षरता के अकॉर्डिंग और संसाधन के अकॉर्डिंग, कि किस देश में किस प्रकार से यूज हुआ है और लोगों तक किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा, साक्षरता और संसाधन पहुंचा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया जाता है मानव विकास सूचांक। आगे देखो, आगे है ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है, ये क्या करते हैं, मानव विकास को लेकर एक रिपोर्ट, प्रतिवेदन माने होता है रिपोर्ट, एक रिपोर्ट क्या करते हैं, पेश करते हैं। कहां पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 मार्च 2017 को प्रस्तुत करते हैं। और इनका जो मेन मकसद था, इनका जो मेन लक्ष्य था, क्या था कि प्रत्येक के लिए मानव विकास, प्रत्येक के लिए मानव विकास यानी कि सभी के लिए मानव विकास, इनका मेन मोटिव था, इनका मेन लक्ष्य था। आगे देखो 9 दिसंबर 2019 को क्या होता है कि विश्व के विभिन्न देशों के मानव विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका शीर्षक था, देखो 9 दिसंबर 2019 को भी एक मतलब बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश क्या करते हैं, मिलकर एक रिपोर्ट पेश करते हैं मानव विकास को लेकर। इनका जो टाइटल था, इनका जो शीर्षक था, देखो इतना बड़ा शीर्षक है, क्या है कि आय, औसत तथा वर्तमान से आगे 21वीं शताब्दी में मानव विकास में असमानताएं। तो कुछ इस प्रकार से टाइटल रखा गया था। तो ये हो गया हमारा मानव विकास सूचांक। आगे आओ आप, आगे देखो मानव विकास सूचांक का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 4 पार्ट में किया गया है। पहला है आपका अति उच्च, दूसरा है उच्च, तीसरा है मध्यम और चौथा है निम्न। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा मानव विकास सूचांक का वर्गीकरण। आगे चलो, आगे देखो, आगे हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है और आपको 2 नंबर देके जाएगा। क्या है कि मानव विकास सूचांक की गणना करने के घटक, तो कौन कौन से घटक है, तो इसके 3 घटक है। पहला है जीवन अवधि, दूसरा है ज्ञान बोलो या फिर शैक्षिक उपलब्धि बोलो, और तीसरा है आपका जीवन स्तर। तो ये है, और यहाँ से भाई ये आपका हो सके वेरी शॉर्ट में आए और 2 नंबर आपको देके जाए, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लो। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। देखो अंतर का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम आप अच्छे से समझ लो कि जब कभी भी आपका अंतर वाला क्वेश्चन आए तो अंतर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ पे वृद्धि और विकास को लेकर बोला गया है, तो एक साइड में हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से वृद्धि लिख देंगे और एक साइड में हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से विकास लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि का हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, फिर हम लोग विकास का यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे। इसका पहला पॉइंट, इसका भी पहला पॉइंट हो गया। जब हो जाएगा तो फिर हम लोग एक लाइन को छोड़ेंगे, एक लाइन एकदम याद से छोड़ना, मतलब एक पॉइंट लिखना, एक लाइन छोड़ना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना, फिर आप लोग एक लाइन छोड़ना, फिर अगला पॉइंट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, मतलब एक एक पॉइंट लिखना है और एक एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, जब दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, मान के चलो कि दूसरा पॉइंट हमने यहाँ तक लिख दिया, दूसरा पॉइंट इसमें भी मान के चलो हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, फिर भाई क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक लाइन फिर से छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से लाइन आपको छोड़ना बहुत जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको खोपड़िया में एकदम घुसा के रखो। चलो भाई देखते हैं ये हमारा वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, और एकदम सिंपल होता है, आपको एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, आप एकदम आसानी से यहाँ पे समझ जाओगे कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। देखो वृद्धि मतलब क्या हुआ, वृद्धि मतलब क्या हुआ, देखो जैसे भाई हम लोग जब जन्मे थे तो एकदम टीरा जैसा थे, टीरा जैसे थे कि नहीं, एकदम छोटा जैसा थे, और अभी देखो इतना बड़ा हो गए हैं, इतना बड़ा हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पर हाइट बढ़ गया, यानी ये वृद्धि हुआ।
ये वृद्धि हुआ। और हर एक आदमी को वृद्धि दिख रहा है, हर एक आदमी को वृद्धि दिख रहा है, क्योंकि बाहर से होता है, वृद्धि जो होता है बाहर से होता है, इसलिए हर एक आदमी को दिख रहा है। जैसे देखो, अगर हम लोग वजन का बात करें तो छोटा में हम लोग का वजन कितना होगा, 1 किलो, 2 किलो, 800, 1.5 किलो, ऐसे ही होगा। और अभी हम लोग का वजन देखा जाए तो कितना है, तो किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है। तो ये जो वृद्धि हो, ये हमारे वृद्धि में आएंगे, ये हमारे वृद्धि में आएंगे। और अगर हम लोग अगर विकास का बात करें तो विकास में क्या होगा भाई, जैसे माइंड मतलब बुद्धि। अब किसी का ज्यादा बुद्धि है, किसी का कम बुद्धि है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो ये आएंगे हमारे विकास में। जो विकास होगा तो भाई आप बोलो बुद्धि को देख सकते हो, बुद्धि को नहीं देखा जा सकता है ना, बुद्धि को तोला जा सकता है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बुद्धि ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो देखो आप समझ जाओगे। अगर हम लोग बात करें वृद्धि का, अगर हम लोग बात करें वृद्धि का, तो पहला है कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। मतलब बाहर से वृद्धि को देख सकते हो। भाई मेरा हाइट इतना है तो देख सकता है, हम जब टिरा थे इतने से थे, अभी इतने बड़े हो गए, तो ये वृद्धि ही हुआ ना। कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि इंसान पूरा एकदम बुढ़ा तक, जब बुढ़ापा तक बढ़ते रहता है तब तो एकदम आसमान तक चला जाएगा, ठीक है, तो नहीं होता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। आगे देखो कि इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है, यह दिशाहीन होता है, इसका कोई दिशा भी नहीं होता है। और जो वृद्धि होता है, वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई हो गया, भार हो गया, ये सब को हम लोग माप सकते हैं। अगर हम लोग विकास में आए तो विकास में आप देखो, विकास में क्या है, पहला है कि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है, मतलब विकास अंदर से होता है। विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास जीवन भर चलेगा, जब तक मरेगा नहीं इंसान तब तक उसका विकास होते रहेगा। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, या निश्चित दिशा में होती है, इसका सीधा मापन संभव नहीं है। आप नहीं माप सकते भाई किसका कितना बुद्धि है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसा थोड़े ना होता, नहीं माप सकते हो। उदाहरण जैसे बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता है, नहीं माप सकते हो। जिस प्रकार से आप यहाँ पर वृद्धि को मापोगे वैसे यहाँ पर विकास को नहीं माप सकते हो। तो ये हो गया वृद्धि और विकास में अंतर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। इसके बाद हमारा शुरू होता है अगला चैप्टर, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और हम लोग अब यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखेंगे। प्राथमिक क्रियाएं जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई मानव क्रियाएं क्या है। मानव क्रियाएं, मानव क्रियाएं, मानव क्रियाएं किसको बोलेंगे, तो देखो भाई हम लोग जैसे जीवन जीने के लिए, हम लोग जीवन जीने के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, सारे काम को जो भी काम करते हैं सारे काम को क्या बोलेंगे, मानव क्रियाएं बोलेंगे। मानव क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब मनुष्य जो भी एक्टिविटी करता है उसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाएं। देखो लिखा है मैंने कि मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु जिन कार्यों को करता है उन्हीं कार्यों को मानव क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य अपना आजीविका चलाने के लिए जो भी काम करते हैं उन्हीं कामों को क्या बोलते हैं भाई, उन्हीं कामों को बोलते हैं मानव क्रियाएं। अब मानव क्रियाएं के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर, अब देखेंगे हम लोग मानव क्रियाएं के मतलब इनको कितने भागों में बांटा गया है। ये हो सके आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। तो मानव क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पर क्रियाओं को यहाँ पर आप क्रियाकलाप भी बोल सकते हो। मानव क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा गया है, या फिर मानव क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से हमारा एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थक। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आगे आ जाओ, आगे क्या है देखो। अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक क्रियाएं। क्या बात करेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, तो इसमें जो हमारा प्राकृतिक द्वारा जो भी संसाधन हमें प्राप्त है, प्राकृतिक संसाधन जो भी होता है, मतलब प्राथमिक क्रिया में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होता है ना, इसका डायरेक्ट यूज किया जाता है। इसका क्या होता है, डायरेक्ट यूज किया जाता है। डायरेक्ट मतलब उसमें कुछ हम लोग ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम लोग उसका यूज करते हैं। इसका प्रत्यक्ष यूज होता है, ठीक है। देखो लिखा है मैंने कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मानव प्रकृति संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। प्रत्यक्ष उपयोग करेगा, डायरेक्ट उपयोग करेगा। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट यानी कि शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनन कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। तो ये सब चीज इसमें शामिल है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सब इसको आप लोग समझोगे कैसे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई एक खेत है, इस खेत में हमने क्या किया भाई, गन्ना रोप दिया। तो गन्ना हमारा क्या था, एक प्राकृतिक संसाधन था। डायरेक्ट हमने वहां पर गन्ना रोपा तो हमें वहां से गन्ना ही मिला। गन्ना हमने रोपा तो क्या मिला, गन्ना ही मिला। गन्ना रोपा तो क्या मिला, गन्ना ही मिला। कुछ हमने क्या नहीं किया, गन्ना रोपा था और हमें डायरेक्ट गन्ना ही मिला। तो ये हो गया आपका प्राथमिक, ये हो गया आपका प्राथमिक क्रिया बोलो या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप बोलो, ठीक है। अब ये जो गन्ना है, इस गन्ना से हम लोग क्या बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे या फिर चीनी बनाएंगे। गुड़ बनाएंगे या फिर चीनी बनाएंगे।
अब आप यहाँ पर खुद से तो गुड़ चीनी बना सकते हो नहीं, अब इसको ले जाना पड़ेगा कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना जहाँ पर गुड़ फैक्ट्री, जहाँ पर गुड़ चीनी बनाया जाता है, वैसा हम लोग फैक्ट्री ले जाएंगे। तो वहां से क्या होगा भाई, एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा और फिर इस गन्ना से क्या होगा, गुड़ या फिर चीनी बनाया जाएगा। तो ये जो गुड़ चीनी बना जिससे हमारा मॉडिफिकेशन होकर बना, तो इसको बोलेंगे हमारा जो द्वितीयक क्षेत्रक बोलो या फिर द्वितीयक क्रियाएं बोलो या फिर द्वितीयक क्रियाकलाप बोलो। अब ये जो गुड़ या फिर ये जो चीनी बन गया, अब इसको बना कहाँ पे है, फैक्ट्री में बना है, कारखाना में बना है। अब इसको कारखाना से या तो बाजार ले जाना है या फिर कोई दुकान में पहुंचाना है या फिर आप बोलो ना कि उपभोक्ता तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, तो पहुंचाया जाएगा कोई गाड़ी वगैरह की मदद से। मतलब यहाँ पर हमें परिवहन का सहायता लेना पड़ेगा। किसका सहायता लेना पड़ेगा, परिवहन का सहायता लेना पड़ेगा। किसका सहायता लेना पड़ेगा, परिवहन का सहायता लेना पड़ेगा। तो परिवहन के माध्यम से हम लोग ये जो यहाँ पर ये जो गुड़ या फिर ये जो चीनी बना है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। तो ये जो परिवहन का जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे आ जाएंगे थर्ड में। इसमें आ जाएंगे थर्ड में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो कुछ इस प्रकार से आप इस चीज को समझो। देखो ये जो पहला जो है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक क्रियाएं, इसको कृषि क्षेत्रक भी बोला जाता है। इसमें ज्यादा उद्योग फैक्ट्री के ऊपर ध्यान जाता है, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्रक हो गया। और इसको हम लोग तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्रक। मतलब इसमें सेवा का इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सेवा से होता है। तो कृषि क्षेत्रक हो गया पहला वाला, दूसरा वाला हो गया हमारा औद्योगिक क्षेत्रक और तीसरा वाला हो गया हमारा सेवा क्षेत्रक। तो ये सब चीज भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो कितना सारा नाम है इसका। क्या है, निर्वाह मूलक कृषि या फिर जीवन निर्वाह कृषि या फिर जीविका युक्त कृषि। अब ये क्या होता है, मतलब ये भाई एक ऐसे प्रकार का कृषि है जिसमें कोई भी किसान क्या करता है, जो भी फसल का उत्पादन करता है ना, जो भी फसल का उत्पादन करता है, उस फसल से क्या करते हैं, वो खुद का और अपने परिवार का खाली पेट पालते हैं और कुछ भी नहीं इनका मकसद होता है। इनका मकसद क्या होता है, खुद का और अपने परिवार का पेट पालना, बस। देखो निर्वाह मूलक या फिर जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें उत्पादन का लक्ष्य अपना तथा अपने परिवार का, यहाँ पर ये वाला लिखना, यहाँ पर आप इसको लिखोगे भरण पोषण, ठीक है, ये भरण है, ठीक है। क्या है इनका मेन मकसद, क्या है, भरण पोषण मात्र है। मतलब इनका मेन मोटिव भरण और पोषण से मतलब पेट पालना है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से विकासशील देश तथा पिछड़े देशों में देखने को मिलती है। और इस प्रकार की कृषि कहाँ होती है, ये होता है विशेष करके विकासशील देशों में और पिछड़े देशों में, ये वाला कृषि देखने को मिलता है। ये हो गया। अब आप आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। तो भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में जो कृषि होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि बोलेंगे। और ये जो जगह है, इस जगह में जो खट्टे रसदार फल जैसे कि अंगूर हो गया, तो अंगूर वगैरह का खेती हमारा भूमध्य सागरीय में, मतलब भूमध्य सागर में क्या जाता है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में क्या जाता है। तो अंगूर जो है ना, अंगूर किस प्रकार की कृषि में आते हैं, तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। देखो लिखा है मैंने कि भूमध्य सागरीय कृषि वह कृषि है जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया इत्यादि। तो ये सब चीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। किसका किसका, अंगूर का। एक्चुअली में बोलो ना कि खट्टे रसदार फल जो भी होते हैं, ये सब चीज का। ये हो गया। आगे आ जाओ आप, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्या है कि बगाती कृषि एवं फलों की कृषि में अंतर स्पष्ट करें। देखो बगाती कृषि जो होता है ना, इसको एक बगान में किया जाता है। इसमें कई तरीके से वहां पर प्लांट्स वगैरह, फूल वगैरह वहां पर लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो फलों की जो कृषि होता है, फलों की कृषि में क्या होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के फलों की खेती होती है, विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि की जाती है। जैसे आपका आम हो गया, सेब हो गया, नारंगी हो गया, केला हो गया, ये सब। तो देखो मैंने लिखा है कि बगाती कृषि तथा फलों की कृषि एक समान नहीं मानी जाती है, बल्कि इनमें अंतर है। बागाती कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें बाग बगीचे के अंतर्गत पेड़ पौधों की कृषि की जाती है। इसमें फूलों तथा अन्य प्रकार के प्लांट की खेती होती है, इसमें फूल और अन्य प्रकार के प्लांट की खेती होती है। दूसरी ओर फलों की कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि की जाती है, जैसे केला, आम, लीची, अंगूर, नारंगी तथा सेब इत्यादि। तो ये सब चीज हो गया। आगे आओ, आप आगे देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि खनन क्या है, मतलब खनन से आप क्या समझते हैं, खनन किसको बोलेंगे। तो देखो भाई, पृथ्वी के भीतर में कई प्रकार के खनिज है, लोहा है, कोयला है। इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं। तो देखो पृथ्वी के नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे खनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के तल में कोयले और लोहे का भंडार रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए खानों को खोदा जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खनन बोलेंगे। ये हो गया खनन आपका। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है
कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। अभी मैंने बताया कि मनुष्य की 6 मूलभूत आवश्यकता है, 6 तो मूलभूत आवश्यकता है। क्या क्या है देखो, एक हो गया भोजन, दूसरा हो गया वस्त्र, तीसरा हो गया आवास, चौथा हो गया आपका पेयजल, पांचवा हो गया आपका स्वस्थ, पांचवा क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, पांचवा स्वस्थ हो गया। और अभी मैंने आपको एक बताया है, उसका आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना कि अभी मैंने आपको और एक तो क्या बताया था। 6 बताया ना अभी ऊपर में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब मैंने आपको आधारभूत आवश्यकता उपागम जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर ही मैंने आपको बताया, देखो गया भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा पेयजल, पांचवा स्वस्थ और छठा क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आप आगे आओ, अब आप आगे आओ, आगे क्या है देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर आखेट और संग्रहण के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। देखो बात बहुत ही सिंपल है, आखेट मतलब होता है शिकार करना। अगर हम लोग पहले के टाइम के अगर लोगों का बात करें, जिस समय उन लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं था, उस टाइम लोग नंगे भी घूमते थे, उस समय वो लोग क्या करते थे, पशुओं का, जानवरों का शिकार करते थे और उनको कच्चे खा जाते थे, फिर उनके चमड़ी से वस्त्र भी बनाते थे, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार होता है, फिर ये लोग जानवरों को पकाकर जलाकर खाने लगे और उनका संग्रहण करने लगे, कंद मूल फल खाने लगे। तो बस ये सब चीज के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देखो आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट एवं संग्रहण के अंतर्गत मानव शिकार एवं कंद मूलों पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसको आप ऐसे लिखना, ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, व्यतीत करते थे। इसके अंतर्गत मानव आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर रहता है। पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल में मानव पशुओं का शिकार कर उसे कच्चा खाते थे और उनके चमड़ों से वस्त्र बनाते थे। फिर आग के आविष्कार के बाद वे ठीक है, वे क्या है यहाँ पर आप पके लिख दो, अच्छा लगेगा, पके भोजन खाने लगे। उनके जीवन का एक प्रमुख आधार शिकार से प्राप्त वन्य जीव का संग्रहण करना था। मतलब उनका जीवन का आधार क्या बन गया, शिकार करके जो भी वन्य जीव लाएंगे उनका संग्रहण करना इनका मुख्य आधार बन गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन, इसमें आपको 5 अंतर लिखना है। जब भी अंतर बोला जाए इस प्रकार से डंडी मारना है और आपको लिखना है। एक साइड में चलवासी पशुचारण लिख देना और एक साइड में वाणिज्यिक पशुपालन लिख देना, बस। देखो इसका क्या आप बोलोगे। सबसे पहले देखते हैं चलवासी पशुचारण। पहला क्या है कि जो चलवासी पशुचारण है पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। मतलब ये पहले, मतलब जो पुरानी दुनिया, इनका जो कंसेप्ट है ये मतलब पुराने टाइप का है। और अभी जो हम लोग वाणिज्यिक पशुपालन देखेंगे ये हमारा मॉडर्न टाइप का, मतलब अभी के वर्तमान टाइम का है। दूसरा क्या है कि जो चलवासी पशुचारक जो होते हैं एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, मतलब कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ये एनिमल्स रखेंगे। इसमें पशुओं की देखभाल की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। मतलब ये जो आपका चलवासी पशुचारण है इसमें बस नॉर्मली ऐसे ही मतलब देखा जाता है, कोई मतलब विशेष व्यवस्था नहीं होता है पशुओं को देखने का, ठीक है। फोर्थ क्या है कि इसमें चारे के लिए फसल नहीं उगाई जाती है। जैसे पशुओं को जो चारा खिलाया जाएगा तो चारा के लिए यहाँ पर कोई फसल नहीं उगाया जाता है, बल्कि पशुओं को चारे के लिए प्राकृतिक घास पर निर्भर रहना पड़ता है। जो प्राकृतिक घास है, जो घास वगैरह जो उगता है, बस उसी से पशु अपना यहाँ पर पेट भरते हैं। यह परंपरागत पद्धति पर आधारित है, मतलब ये पुराना जो पद्धति है उसी पर ये बेस्ड है, आधारित है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वाणिज्य पशुपालन का, तो देखो पहला वाणिज्य पशुपालन नई दुनिया में प्रचलित है, अभी के टाइम में ये प्रचलित है। दूसरा क्या है कि वाणिज्य पशुचारक उस पशु को आप उस लिखना, ठीक है, उस पशु को विशेष रूप से पालते हैं जिसके लिए क्षेत्र अनुकूल होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एक टाइप के पशु को पालेगा, नहीं, जिस क्षेत्र में रहते हैं देखेंगे उस क्षेत्र में किस प्रकार का पशु पाला जाना चाहिए, बस वहां पर वैसे ही पशु को ये पालेंगे। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें पशुओं का देखभाल का कोई व्यवस्था ही नहीं है, और ये जो वाणिज्य वाला है इसमें वैज्ञानिक पद्धति से इनका देखभाल किया जाता है। इसमें देखो प्राकृतिक घास का अगर कमी हो जाता है तो चारे के लिए घास भी उगाया जाता है, मतलब इसमें घास उगाया जाता है। और यह हमारा क्या है, आधुनिक पद्धति पर आधारित है। ये कैसे है भाई, तो ये हमारे आधुनिक पद्धति पर आधारित है। तो ये हो गया हमारा वाणिज्य पशुपालन। अब आगे आ जाओ, आगे देखो आप यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहाँ पर हमें रोपण कृषि का क्या क्या विशेषता है इस चीज के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो पहला विशेषता क्या है कि इसमें बगानों का आकार बड़ा होता है। मतलब जो रोपण कृषि हमारा होता है ना, इसमें जो बगान होते हैं, बगान बड़े आकार के होते हैं, मतलब बगानों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा देखो
रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। मतलब जो रोपण कृषि होता है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, व्यापक क्षेत्र में इसको किया जाता है। तीसरा क्या है, यह एक व्यापारिक कृषि है। ये जो रोपण कृषि है ये एक व्यापारिक कृषि हम लोग इसको बोलेंगे। रोपण कृषि में क्या होता है, चाय, कॉफी, कहवा, कपास ये सब का खेती मुख्य रूप से किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि रोपण कृषि में सस्ता और जो अकुशल जो श्रम होते हैं स्थानीय लोगों से प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आदमी ज्यादा मात्रा में चाहिए, पैसा कम देना है, अकुशल होने से भी चलेगा। कहां से मिल जाता है, स्थानीय लोगों से मिल जाएगा। अब देखो जो भी बागान से जो भी चाय, कॉफी, जो भी चीज का खेती होता है रोपण कृषि में, अब इसको कारखाना तक ले जाना या फिर बाजार तक ले जाना, अब इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए गाड़ी। इसके लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो कैसा गाड़ी चाहिए, तो इसमें इन लोग यहाँ पर क्या करती है, सस्ता परिवहन का प्रयोग करते हैं, जो सस्ता सुविधा हो। ठीक है, तो सस्ता परिवहन का इन लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग आएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में, और यहां से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। और देखो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब 20 से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी तक हमारा जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का अभी तक हमारा 2 वीडियो खत्म हो गया। फर्स्ट वीडियो खत्म हो गया, सेकंड वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, और ये जो सब्जेक्टिव का जो हमारा रहेगा इसमें और 2 वीडियो आएगा, एक थर्ड वीडियो आएगा और एक फोर्थ वीडियो आएगा। बस आप अगर ये 4 वीडियो देख लोगे ना तो फिर आपका फर्स्ट बुक से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग हर एक वीडियो को देख लो, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा, आपका अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।